नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं आरपीएससी के विद्यार्थियों के यानी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड रेट के विद्यार्थियों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण था। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़कर ही प्रश्न का उत्तर देंगे। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण था। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दें। हम आपके उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल प्रश्न को बारीकी से पढ़ें और उत्तर दें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रश्न को हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं हो सकता है वो हमें याद हो और हम याद होते हुए भी गलत कराएं। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण था। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। हमारा आंसर होगा आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? याद रहे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। निम्नांकित में किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? जी.एच. ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। पहले प्रश्न को समझें, प्रश्न क्या कह रहा है, फिर उस प्रश्न का उत्तर दें। निम्नांकित में किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? जी.एच. ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी। हमारा आंसर होगा दशरथ शर्मा। किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी मेड़ता, जालोर, भीनमाल, मंडोर। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी मेड़ता, जालोर, भीनमाल, मंडोर। हमारा आंसर होगा मंडोर। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। परमार्ती देव, जय वर्मा, कीर्ति वर्मा, यशो वर्मा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था
परमार्थी देव, जय वर्मा, कीर्ति वर्मा, यशो वर्मा। हमारा आंसर होगा परमार्थी देव। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंद्रह सौ 73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? मोटा राजा उदय सिंह, बीकानेर के राय सिंह, आमेर के मान सिंह, मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम। 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? मोटा राजा उदय सिंह, बीकानेर के राय सिंह, आमेर के मान सिंह, मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम। हमारा आंसर होगा बीकानेर के राय सिंह। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित थे? अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित थे? सुहरावर्दी, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी। हमारा आंसर होगा चिश्ती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? भाद्रपद, माघ, फाल्गुन, श्रावण। गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? भाद्रपद, माघ, फाल्गुन, श्रावण। हमारा आंसर होगा भाद्रपद। किस माह में बढ़ता है? भाद्रपद माह में। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। मेमंद आभूषण पहना जाता है। मेमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर, कमर पर, भुजा पर, पैरों पर। मेमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर, कमर पर, भुजा पर, पैरों पर। हमारा आंसर होगा सिर पर। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है। तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है ददरेवा, खड़नाल, खरनाल, आसिंद, कोलू। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दें। तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है ददरेवा, खड़नाल, आसिंद, कोलू। हमारा आंसर होगा खड़नाल, खरनाल। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था नागरीदास, रामलाल, अली राजा, हसन। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर ही प्रश्न का उत्तर देना है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था नागरीदास, रामलाल, अली राजा, हसन। हमारा आंसर होगा ए नागरीदास। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
रावण हत्ता क्या है? रावण हत्ता क्या है? एक प्रकार का नृत्य, वाद्य यंत्र, एक पुस्तक का शीर्षक, स्थान का नाम। रावण हत्ता क्या है? एक प्रकार का नृत्य, वाद्य यंत्र, एक पुस्तक का शीर्षक, स्थान का नाम। हमारा आंसर होगा वाद्य यंत्र। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल थे। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल थे हुकुम सिंह, जोगिंदर सिंह, संपूर्णानंद, रघुकुल। हमारा आंसर होगा संपूर्णानंद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है निर्वाचित, नियुक्त, चयनित, मनोनीत। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दें। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है निर्वाचित, नियुक्त, चयनित, मनोनीत। हमारा आंसर होगा नियुक्त। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के, विधानसभा अध्यक्ष के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दें। राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के, विधानसभा अध्यक्ष के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के। हमारा आंसर होगा मुख्यमंत्री के। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संघ के गृह मंत्री को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को। राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संघ के गृह मंत्री को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को। हमारा आंसर होगा राष्ट्रपति को। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। किसी राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है? मंत्रिमंडल सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव। किसी राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है? मंत्रिमंडल सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव। हमारा आंसर होगा मुख्य सचिव। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या है 5, 6, 7, 8। हमारा आंसर होगा 8। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। औपनिवेशिक भारत में
कौन सा संवैधानिक अधिनियम मॉन्टेग्यू घोषणा की परिणति था? औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मॉन्टेग्यू घोषणा की परिणति था? भारत परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919 और भारतीय शासन अधिनियम 1935। औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मॉन्टेग्यू घोषणा की परिणति था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919 और भारतीय शासन अधिनियम 1935। हमारा आंसर होगा भारतीय शासन अधिनियम 1919। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संवैधानिक अधिनियम एवं उसके प्रमुख प्रावधान के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, परिषदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मुस्लिमों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचक मंडल। भारतीय शासन अधिनियम 1919, प्रांतों में द्वैत शासन। और भारतीय शासन 1935, प्रांतीय स्वायत्तता। हमारा आंसर होगा ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, परिषदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 ईस्वी में हुआ था। काकीनाडा में, अहमदाबाद में, वर्धा में, बेलगांव में। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 ईस्वी में हुआ था। काकीनाडा में, अहमदाबाद में, वर्धा में, बेलगांव में। हमारा आंसर होगा बेलगांव में। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे कल नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।